कहानी की शुरुआत में डैन नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी मरी के साथ आराम से सोफे पर बैठा फुटबॉल मैच देख रहा था। लेकिन अचानक टीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब होने लगा। मैच बीच में ही रुक गया क्योंकि मैदान पर धुएं और बिजली से चमकता एक बादल उभर आया। देखते ही देखते उस बादल में से कई सैनिक प्रकट हुए जिनकी अगुवाई एक महिला कर रही थी। उसका नाम लूटने हार्ट था। लूटने हार्ट ने सभी को बताया कि वे साल 2051 से आए हैं, जो कि भविष्य है। उन्होंने बताया कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एक खतरनाक एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमला कर चुकी है और साल 2051 में अधिकांश मानव जनसंख्या को खत्म कर चुकी है। ये सैनिक वर्तमान के लोगों से अनुरोध करने आए थे कि वे भविष्य में जाकर इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगले 12 महीनों में दुनिया भर के देशों ने जितने सैनिक भेज सकते थे भेजे, लेकिन भविष्य की सेनाओं को और अधिक लोगों की जरूरत थी। जिन लोगों को लड़ने के लिए भेजा जाता था उनमें से केवल 1/4 ही जीवित लौट पाते थे। जब प्रशिक्षित सैनिकों की कमी हो गई तो सरकार ने आम नागरिकों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया। डैन, जो एक शिक्षक था, एक दिन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था जब उसके फोन पर एक संदेश आया। उसमें लिखा था कि उसे भी युद्ध में भेजने के लिए चुना गया है। यह खबर पक्की करने के लिए वह नजदीकी मिलिट्री ऑफिस गया। वहां उसे बताया गया कि भविष्य में उसकी सिर्फ 7 साल की जिंदगी बची है, इसलिए वह युद्ध में जाने के लिए फिट है। यह सुनकर डैन हैरान रह गया और सवाल पूछने लगा, लेकिन अधिकारियों ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने डैन के हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जो उसे ट्रैक करेगा और भविष्य में उससे संपर्क बनाए रखेगा। यह डिवाइस तभी निकलेगा जब वह 2051 से वापस लौटेगा। उस शाम डैन ने अपनी पत्नी एमी को सब कुछ बताया। एमी घबरा गई और कहा कि उन्हें सरकार से बचने के लिए भाग जाना चाहिए, लेकिन डैन ने समझाया कि उसके हाथ में ट्रैकर लगा दिया गया है, इसीलिए चाहे वे कहीं भी भागें, सरकार उन्हें ढूंढ लेगी। यह सुनकर एमी ने सुझाव दिया कि डैन को अपने पिता जेम्स से मिलना चाहिए। हो सकता है कि वह इस ट्रैकर को निकाल सके। डैन के पिता, जो वियतनाम युद्ध के बाद अपने परिवार को छोड़ चुके थे, एक बेहतरीन इंजीनियर थे और सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। हालांकि डैन के मन में अपने पिता के प्रति गहरी नफरत थी। घर लौटने पर डैन ने देखा कि उसकी बेटी मरी गार्डन में खेल रही है। उसने झूठ बोलने की कोशिश की कि वह किसी ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन मरी तुरंत समझ गई कि उसके पिता को युद्ध में जाने के लिए चुना गया है। डैन ने उसे गले लगाते हुए वादा किया कि वह जीवित वापस लौटेगा। अगले दिन डैन और बाकी नए रिक्रूट्स को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से हथियारों और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान डैन की मुलाकात पर्यावरण वैज्ञानिक चार्ली और पूर्व नेवी सील डोरियन से हुई। जहां अधिकतर लोग इस लड़ाई में जाने से डर रहे थे, वहीं डोरियन पहले ही 2 बार इस युद्ध में लड़ चुका था और तीसरी बार जाने के लिए तैयार था। बाद में सभी रिक्रूट्स को बताया गया कि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन के बाद आराम करने के लिए गायब हो जाते हैं। यह समय नए सैनिकों को फ्यूचर में भेजने और पुराने सैनिकों को वापस लाने के लिए उपयुक्त होता है। उसी शाम जब सभी रिक्रूट्स बातचीत कर रहे थे, अचानक एक अलार्म बजने लगा। 2051 से आए एक जवान ने चिल्लाकर कहा, "यह कोई प्रैक्टिस नहीं है, एलियंस सच में आ चुके हैं।" सभी लोग जल्दबाजी में पोर्टल रूम की ओर दौड़ पड़े। डैन ने लूटने हार्ट से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने गंभीर आवाज में बताया कि व्हाइट स्पाइक्स ने 2051 के आखिरी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। अगर यह सेंटर नष्ट हो गया तो इंसानों के पास इस युद्ध को जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। कुछ ही मिनटों में सभी पोर्टल रूम में पहुंचे और उन्हें पोर्टल से भेजा जाने लगा। लेकिन अचानक लैंडिंग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ी हो गई, जिससे डैन और अन्य रिक्रूट्स आसमान में जमीन से कई 100 फीट ऊपर टेलीपोर्ट हो गए। इससे कई लोग नीचे गिरकर मारे गए, लेकिन डैन, चार्ली और डोरियन स्विमिंग पूल में गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। डैन जल्दी से पूल से बाहर निकला और अपनी गन चेक करने लगा। उसने छत से मायामी शहर को देखा जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उधर मिलिट्री टाइम जंप में हुई इस गलती की जांच कर रही थी। जल्द ही चीफ कमांडर ने बचे हुए लोगों से संपर्क किया। उन्होंने डैन को बताया कि व्हाइट स्पाइक्स इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में है, इसलिए यहां बड़े पैमाने पर बमबारी की जाएगी। साथ ही डैन को आदेश दिया गया कि वह बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करे और वहां फंसे साइंटिस्ट्स को बचाए। डैन ने आदेश स्वीकार किया और अपनी टीम को इकट्ठा किया। वे जल्दी से उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां साइंटिस्ट होने चाहिए थे। बिल्डिंग में घुसते हुए उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया गया, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स खून की गंध को दूर से ही सूंघ सकते हैं। टीम ने साइंटिस्ट्स की तलाश की, लेकिन वे सभी मारे जा चुके थे। इसके बाद उन्हें लैब से हार्ड ड्राइव्स और बायो सैंपल्स इकट्ठा करने का आदेश मिला। ये सैंपल्स एलियंस को हराने के संभावित तरीकों की जानकारी रखते थे। डैन ने जल्द ही सैंपल्स ढूंढ निकाले, लेकिन तभी उन्हें सूचना मिली कि फाइटर जेट्स 6 मिनट में इलाके पर बम गिराने वाले हैं। टीम तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी व्हाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया। डैन एक एलियन से जूझ रहा था, लेकिन डोरियन ने उसकी मदद की। डोरियन ने बताया कि इन पर केवल गर्दन और पेट पर हमला करना असरदार होता है। यह जानकारी ट्रेनिंग में नहीं दी गई थी, जिससे कई सैनिक बेवजह मारे गए। एयर स्ट्राइक में केवल 3 मिनट बचे थे जब चीफ कमांडर ने रेस्क्यू व्हीकल्स भेजे।
सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी 3 व्हाइट स्पाइक्स ने आकर फिर से हमला कर दिया। कई सैनिक भागने की कोशिश में मारे गए। एयर स्ट्राइक शुरू हो गई और टीम के केवल 7 सदस्य बचे। 2 सैनिकों ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि व्हाइट स्पाइक्स को रोका जा सके। उनकी कुर्बानी के कारण बाकी 5 लोग समय पर वहां से निकलने में सफल हो गए। अगले दिन डैन एक मिलिट्री बेस में उठा और उसे पता चला कि अब वह, चार्ली और डोरियन ही जीवित बचे हैं। डोरियन से मुलाकात के दौरान डैन ने उससे पूछा कि वह व्हाइट स्पाइक का पंजा अपने गले में क्यों पहनता है। डोरियन ने बताया कि उसे पहली बार युद्ध के लिए चुने जाने पर पता चला था कि वह कैंसर से मरने वाला है। अब वह अस्पताल के बिस्तर पर मरने के बजाय इंसानियत को बचाने के लिए लड़ाई में अपनी जान देना चाहता है। कुछ देर बाद डैन को चीफ कमांड के हेड से मिलने के लिए बुलाया गया। वहां उसने देखा कि चीफ कमांड की हेड उसकी ही बेटी मरी थी। वह अब कर्नल मरी फोस्टर बन चुकी थी। डैन अपनी बेटी को इस रैंक पर देखकर गर्व से भर गया। मरी ने बताया कि उसने उसे यहां बुलाने के पीछे एक खास वजह है, लेकिन मिशन की पूरी जानकारी वह सही समय पर ही बताएगी। इसके बाद मरी डैन को एक टेंट में ले गई, जहां उसने बताया कि वे एक जहरीला इंजेक्शन तैयार कर चुके हैं जो केवल मेल व्हाइट स्पाइक्स पर असर करता है। अब उन्हें ऐसा जहर बनाना है जो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को भी मार सके। इसके लिए उन्हें एक जीवित फीमेल व्हाइट स्पाइक पकड़नी होगी और इसमें वह डैन की मदद चाहती है। हेलीकॉप्टर से व्हाइट स्पाइक के नेस्ट की ओर जाते समय मरी ने बताया कि ये एलियंस अचानक धरती पर प्रकट हुए थे। वे उत्तरी रूस से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए, लेकिन अब तक कोई स्पेसशिप, क्रैश साइट या उनके आने के सटीक निशान नहीं मिले हैं। बातों के बीच डैन ने पूछा कि 2022 से 2051 के बीच उनके परिवार के साथ क्या हुआ। मरी ने टालते हुए कहा कि इस बारे में बात न करना ही बेहतर है। कुछ देर बाद वे नेस्ट पहुंचे, जहां कई सैनिक एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी मेल व्हाइट स्पाइक्स ने फीमेल को बचाने के लिए हमला कर दिया। डैन और मरी ने जल्दी से फीमेल व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद कर दिया और हेलीकॉप्टर पिंजरे को लेकर उड़ गया। लेकिन मेल व्हाइट स्पाइक्स का झुंड आ गया, जिससे डैन और मरी को एक मिलिट्री जीप में भागना पड़ा। रास्ते में वे गाड़ी में लगी मशीन गन से झुंड को मारते हुए बच निकले। कुछ देर बाद वे एक बीच पर पहुंचे। मरी डैन पर नाराज हो गई क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। मरी ने गुस्से में बताया कि युद्ध के बाद डैन जिंदगी से बहुत निराश हो गया था। उसने अपनी पत्नी एमी से तलाक ले लिया और अकेले रहने लगा। मरी के 16वें जन्मदिन पर डैन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह सुनकर डैन सदमे में आ गया। उसे लगा कि वह भी अपने पिता की तरह ही निकला, जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों मिलिट्री बेस लौटे, जहां मरी ने तुरंत ही फीमेल व्हाइट स्पाइक को मारने वाले टॉक्सिन पर काम शुरू कर दिया। हजारों संयोजन टेस्ट करने थे और मरी इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी, क्योंकि डैन के लौटने में केवल 21 घंटे बचे थे। अगली सुबह डैन ने मरी से पूछा कि अगर वे टॉक्सिन बनाने में कामयाब हो भी गए तो इतने सारे एलियंस को कैसे खत्म करेंगे। मरी ने कहा कि डैन को अपने समय में वापस जाकर इन टॉक्सिन्स को बड़े पैमाने पर बनाना होगा, ताकि वे युद्ध शुरू होने से पहले ही एलियंस को खत्म कर सकें। तभी कंप्यूटर ने 100% बॉन्ड का सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि फीमेल व्हाइट स्पाइक के लिए टॉक्सिन तैयार हो चुका है। लेकिन तभी फीमेल व्हाइट स्पाइक जाग गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पूरे बेस में व्हाइट स्पाइक्स का झुंड घुसने लगा। डैन और मूरी हेलीपैड की तरफ पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। रास्ते में कई व्हाइट स्पाइक्स उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी बेस में एक स्पीकर से घोषणा हुई कि टाइम जंपर्स के पास वापस लौटने के लिए केवल 3 मिनट का समय बचा है। मूरी ने डैन को टॉक्सिन की बोतल सौंपते हुए कहा कि उसे हर हाल में भागना होगा। लेकिन तभी उनके सामने एक और राक्षस आ गया। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, उनके नीचे की जमीन भार सहन न कर सकने के कारण टूट गई। जैसे ही मूरी और वह एलियन नीचे गिरने लगे, डैन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन बीच में ही उसे 2022 में वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब उसे होश आया तो वह अभी भी टॉक्सिन की बोतल पकड़े हुए था। डैन ने तुरंत लुटने हार्ट से संपर्क किया और समझाया कि इस जहर को जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में बनाना होगा। लेकिन लुटने हार्ट ने बताया कि टाइम पोर्टल दूसरी ओर से पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब फ्यूचर में ट्रैवल करना संभव नहीं है। यह सुनकर डैन गहरे निराश हो गया और चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी छोटी बेटी को गले लगाया और एमी को भविष्य में हुई मूरी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। साथ ही उसने कहा कि किसी को नहीं पता कि व्हाइट स्पाइक्स कहां से आए। वह अचानक 2048 में प्रकट हो गए थे। एमी ने सुझाव दिया कि शायद वे सालों पहले स्पेस से आए होंगे। यह सुनकर डैन के दिमाग में एक विचार कौंधा। डैन तुरंत डोरियन से मिलने एक बार में गया। दोनों ने भविष्य में हुई घटनाओं पर चर्चा की और तय किया कि वे इस युद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। डैन और डोरियन व्हाइट स्पाइक के पंजे को लेकर चार्ली के पास पहुंचे, जो एनवायरमेंटल साइंस का एक्सपर्ट था। चार्ली ने पंजे की जांच की और बताया कि उस पर चीन के ज्वालामुखीय राख के अवशेष मिले हैं। यह जानकर वे हैरान रह गए, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स पहली बार उत्तरी रूस में देखे गए थे, जो चीन से काफी दूर है। इस खुलासे के बाद डैन को अपनी क्लास के छात्र मार्टिन की याद आई, जो ज्वालामुखियों का विशेषज्ञ था।
मार्टिन ने उन्हें बताया कि हजारों साल पहले एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था और उसकी राख उत्तरी रूस के ग्लेशियर्स में जमा हो गई थी। यह समझते देर नहीं लगी कि व्हाइट स्पाइक्स हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए होंगे और उत्तरी रूस की बर्फ के नीचे सो रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2048 तक बर्फ पिघल गई और तभी उनका पहला हमला हुआ। डैन और उनकी टीम ने तुरंत यूएस सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगी, लेकिन सरकार ने रूस के साथ खराब संबंधों का हवाला देते हुए मना कर दिया। कोई और विकल्प न मिलने पर डैन अपने पिता जेम्स के पास गया, जिनके पास अनरजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट थे। जेम्स इस मिशन के लिए तुरंत तैयार हो गए। इस बीच लुट ने हार्ट जहरीले इंजेक्शंस तैयार कर लाया, जिनसे व्हाइट स्पाइक्स को पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। लंबी उड़ान के बाद उनकी टीम उस स्थान पर पहुंची जहां व्हाइट स्पाइक्स सो रहे थे, लेकिन जैसे ही वे साइट के करीब पहुंचे, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर चुके थे। यह मिशन अब पूरी तरह से उन पर निर्भर था और उन्हें खुद को, अपने भविष्य को और पूरी मानवता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी थी। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।